वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है भूमि संसाधन लैंड रिसोर्स। भूमि संसाधन लैंड रिसोर्स तो क्या होता है भूमि संसाधन, चलिए जानते हैं। तो इस पे लिखा हुआ है भूमि संसाधन। भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है तो हम सबको पता है कि भूमि जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, मतलब प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। तो भूमि क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, पौवाहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, मतलब जितना प्राकृतिक वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया, मानव जीवन हो गया, आर्थिक क्रियाएं, मतलब आर्थिक मतलब होता है जैसे धन संपत्ति संबंधित, पौवाहन चलने फिरने के लिए, संचार व्यवस्थाएं, संचार व्यवस्थाएं का मतलब जैसे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सभी जितनी भी होती है ये सभी क्रियाएं किस पर होती है, भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है। सीमित का मतलब होता है जो बढ़ता नहीं है, मतलब सीमित है। जैसे भूमि है तो भूमि जैसे मान के चलिए किसी को 1 एकड़ है तो वो 1 ही एकड़ रहेगा, वो 2 एकड़ नहीं हो जाएगा आगे चल करके, वो 1 ही एकड़ रहेगा। भूमि बढ़ता नहीं है, भूमि सीमित संसाधन है। तो भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, और एक सीमित संसाधन है। भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है। चलिए आगे जानते हैं। भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है। भूमि के संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियाँ। मतलब भूमि के ये सभी प्रकार है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि, घाटियाँ, ये सभी भूमि के टाइप हैं, मतलब प्रकार है। चलिए जानते हैं आगे। पठार, पठार में क्या है, खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा निहित है, जो कि 27% है। भूमि जो है, भूमि पर भूमि के कुल भूभाग का पठार जो है वो 27% है, और इसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन्य संपदा ये सभी आते हैं। दूसरा है पर्वतीय भाग जो कि 30% है, और तीसरा है मैदानी भाग जो कि 43% है। तो पर्वतीय भाग में क्या सब आता है, तो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल है। मतलब पर्वतीय भाग जो है, जैसे नदी उदी जो आता है ये सभी पर्वतीय भाग से आते हैं। मैदानी, तो मैदान में हम सबको पता है वो कृषि के लिए, उद्योग के लिए, कोई भी फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने के लिए, विकास के लिए, सभी उपयोग के लिए मैदानी भाग है। चलिए आगे जानते हैं ये कितना परसेंट है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मैदानी भाग कितना है, 43%, पर्वतीय 30%, पठार 27%। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे है मृदा निर्माण। तो मृदा निर्माण क्या होता है, तो मृदा निर्माण सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण में जानते हैं मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। मतलब मृदा, मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग मृदा कहते हैं, जिसमें मतलब अत्यधिक मात्रा में हुमस रहता है। हुमस क्या होता है, तो सरे के लिए पेड़ पौधे के जो अवघटित हो जाता है, जब छोटे छोटे जीव जब सरे गले पेड़ पौधों को अवघटित कर देता है तो उससे हुमस का निर्माण होता है, जो पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो मृदा मतलब भूमि के ऊपरी उपजाऊ परत को हम लोग मृदा कहते हैं। मृदा क्या है, भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत होती है। चलिए आगे जाते हैं, आगे जानते हैं। आगे है कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन से मृदा निर्माण होता है। तो अभी बताए थे जैविक परिवर्तन का मतलब हुआ जीव जंतु के सरे गले पेड़ पौधे हो गया या कोई जीव हो गया, उसके सरे गले शरीरों से ही जैविक परिवर्तन होता है और मृदा का निर्माण होता है। मतलब कुछ सेंटीमीटर, मतलब मृदा जो है, जैसे मिट्टी की जो उपजाऊ परत होती है उसके निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं कुछ ही सेंटीमीटर। चलिए आगे जानते हैं मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। मृदा के प्रकार जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, ये सभी मृदा के प्रकार है। मृदा मतलब मिट्टी होता है, और मिट्टी के सबसे मतलब जैसे ये धरती हो गया, धरती की सबसे ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे हम लोग बोते हैं,
कोई भी फसल लगाते हैं तो ये ऊपरी परत को हम लोग मृदा कहते हैं। मृदा मिट्टी मतलब देखिए सॉइल, मिट्टी और मृदा एक ही है, लेकिन धरती की सबसे ऊपरी परत को हम लोग मृदा कहते हैं। तो चलिए, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, ये सभी आप लोग को समझ में आया होगा। ये सभी मृदा के प्रकार है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मृत्तिका यानी क्ले। मृत्तिका यानी क्ले क्या होता है तो इसको जानते हैं। तो मृत्तिका 2 माइक्रोन से छोटी व्यास वाले कणों वाले अवसादी सेलों से मृत्तिका कहते हैं। सेलों को मृत्तिका कहते हैं। जैसे 2 माइक्रोन बहुत ही छोटा होता है, उससे छोटी कण वाले मतलब मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं जिसका व्यास मतलब डाया जो है अगर 2 माइक्रोन से छोटा होगा तो वो मृत्तिका कहलाएगी। यह मुख्यतः एल्युमिनियम के सिलिकेट एवं बहुसिलिकेट का मिश्रण है। मृत्तिका मुख्यतः भूरे रंग की होती है और यह नदियों के किनारे पर देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है तो नदियों के किनारे देखने को मिलता है। जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल क्या होता है? उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा के निरपेक्ष से बनता है। जलोढ़ मृदा मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। इस मृदा का विस्तार भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर है। अब देखिए ये मृदा क्या होता है। तो जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? तो मृत्तिका आप लोगों को समझ में आया होगा कि 2 माइक्रोन से छोटे व्यास वाले कण जो भी होगा मिट्टी का उसे हम लोग मृत्तिका कहेंगे। जलोढ़ मृदा क्या होता है? तो जो मिट्टी है वो जब नदियों के द्वारा बहा कर लाया जाता है, जैसे नदी जब बहकर आती है तो उसमें उसके पानी में मिट्टी के छोटे छोटे कण मिले हुए रहते हैं और पानी सूखने के बाद क्या हो जाता है कि नीचे में मिट्टी बैठ जाता है। पानी अगर नहीं भी सूखता है, अगर पानी में अगर मान के चलिए पानी को अगर नहीं हिलाया जाए, वो शांत रहेगा तो मिट्टी के जितने भी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। मतलब जल के द्वारा, नदियों के द्वारा। कौन कौन नदी? तो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये मुख्य नदियाँ हैं जो मिट्टी को बहा कर लाती है और इसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रधानता होती है, लेकिन इस नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसल के लिए उपयुक्त होती है। मतलब इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसल मतलब दाल वाला फसल जितना भी है, इसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होता है। नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है, लेकिन इसमें देखिए प्रधानता किस चीज़ की रहती है? तो पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्व रहता है और नाइट्रोजन की कमी रहती है, जिसके कारण क्या होता है इस सब में उपयोगी होता है। नाइट्रोजन देखिए दलहन फसल में ऑटोमेटिक नाइट्रोजन होता ही है। आगे है आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। पुरानी मतलब जो पुराना होगा, जो पहले लाया गया होगा, नवीन मतलब जो नया में लाया होगा। बांगर, जब पुराने जलोढ़ मृदा में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है तो इसे बांगर कहा जाता है। खादर, जब नवीन जलोढ़ मृदा में महीन कण पाए जाते हैं उसे खादर कहते हैं। तो बांगर क्या होता है? तो जब पुरानी जलोढ़ मृदा में कंकर बजरी अधिक होगा तो उसे बांगर कहेंगे। जब नवीन जलोढ़ मृदा में महीन कण अधिक होगा तो उसे खादर कहेंगे। अब चलिए खादर और बांगर को अलग अलग समझते हैं। खादर में बालू और मृत्तिका क्या होता है? उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ के दियारा भूमि कहते हैं और यह भूमि मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दियारा क्या होता है? तो उत्तर बिहार में बालू की प्रधानता जलोढ़ मृदा में, अगर जलोढ़ मृदा होती है जो जल के द्वारा बहा कर लाया जाता है, अगर उसमें ज़्यादा बालू होगा तो उसे हम लोग दियारा भूमि कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। तो काली मृदा क्या होती है? इस मिट्टी का निर्माण मूल सेलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में विस्तार है।
जो भारत में लगभग 14.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगूर भी है। तो इस मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, रेगूर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को रेगूर मृदा भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इस मिट्टी में उपस्थित एल्युमिनियम एवं लोहा यौगिक के कारण इसका रंग काला होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है और इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और चूना जैसे पौष्टिक तत्व पूर्णतः होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी रहती है। यह मिट्टी गन्ना, प्याज, गेहूँ एवं फलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे है लाल एवं पीला मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। इस मृदा का विकास प्रद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है, जो कि खास तौर पर इस मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में है। इसका विस्तार कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कितना पर, तो ये 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर, मतलब ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। मैं ऑब्जेक्टिव बाद में करवाऊंगा ही। चलिए आगे जानते हैं। आगे है, इस मृदा में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है और जलयोजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की होती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर जाल, चावल, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। लेटराइट मृदा, लेटराइट क्या होता है, तो लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट होता है। लेटेराइट का मतलब क्या होता है, तो लेटराइट जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें लेटर का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। लेटराइट मृदा, लेटराइट सॉइल क्या होता है, इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। इस मिट्टी का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, असम जैसे राज्यों में हुआ है। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। तो कितने भूभाग पर है, 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूभाग पर है। एल्युमिनियम और लोहा के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा क्या सब है। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, डिसर्ट सॉइल। इस मृदा का विकास लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, हुमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्र में होती है। इस प्रकार की मृदा पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं उत्पादन किया जा सकता है। आगे है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय माउंटेनियस सॉइल। इस प्रकार की मृदा प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां पर्याप्त वर्षा न पाए जाते हैं। यह नदी घाटी में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपर्विक्त मृदा के रूप में पाई जाती है, लेकिन यहाँ एक ही प्रकार के मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। यहाँ ढालों पर फलों एवं बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। मतलब पर्वतीय मृदा क्या होता है, पर्वतीय भाग पर, तो पर्वत पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ पर ये समतल भूमि नहीं मिलने का इसमें सीढ़ी नुमा खेती की जाती है स्टेप बाय स्टेप, और इसमें कौन सब, तो बागानी लगाया जा सकता है और चावल, आलू ये सब की खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू उपयोग के दो प्रमुख कारण निर्धारण किए हैं, जैसे भौतिक और मानवीय कारण। तो भू आकृति जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है। जैसे भौतिक कारक में भू आकृति, भूमि का आकार कैसा है, जलवायु और मृदा को सम्मिलित किया जाता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है। मानवीय कारण में जनसंख्या, घनत्व। तो
चलिए देखते हैं भौतिक कारक में भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया गया है। मानवीय कारण में जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरागत इत्यादि को शामिल किया गया है। जनसंख्या कैसे, कितना है, नहीं है, उस हिसाब से मानवीय कारण। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का भूभाग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का 93% भाग जो है, इतना ही भाग खेती करने के लिए उपलब्ध है। बाद बाकी जो है पाक अधिकृत है और उधर चाइना अधिकृत है, जिसका सर्वेक्षण अभी नहीं किया गया है। आगे है मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा अपर्दन का मतलब होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मृदा अपर्दन, सॉइल इरोशन। तो इसके क्या होता है इसको जानते हैं। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मतलब मृदा जब कट के बह जाता है मतलब, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। जिसके मुख्य कारण सघन कृषि, अति पशुचारण, भवन निर्माण और अन्य प्रकार की मानव क्रियाएं हैं। मृदा अपर्दन का मिट्टी का कैसे क्षय हो रहा है, मतलब नाश हो रहा है। तो अत्यधिक पशुचारण करने से भवन निर्माण के लिए मिट्टी काटना पड़ता है, सघन कृषि, इस सब से क्या होता है, मृदा अपर्दन होता है। तो मान के चलिए जैसे अगर अत्यधिक वर्षा होने, कोई उपजाऊ मिट्टी है, अगर अत्यधिक वर्षा हुई तो वो बह करके क्या होगी, चली जाएगी। बाढ़ पीड़ित आने के कारण भी क्या होता है, मृदा अपर्दन हो जाता है। आगे देखते हैं मृदा अपर्दन के मरुस्थल बनने का। देखिए मृदा अपर्दन से क्या होता है, मरुस्थल बनने का खतरा रहता है। जैसे मान के चलिए कि अगर ज़्यादा ये मृदा बहकर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, उपजाऊ मिट्टी चली जाएगी सभी ठो। और मिट्टी अगर उपजाऊ मिट्टी ना रही तो उस पर ज़्यादा खेती नहीं हो पाएगी, अच्छे से कृषि नहीं हो पाएगा और वो मरुस्थल बनने का खतरा अधिक बढ़ जाएगा। मृदा संरक्षण, सॉइल कन्वर्सन, ये क्या होता है तो इसको जानते हैं। सॉइल कन्वर्सेशन, तो मृदा अपर्दन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रहती है, इसलिए वन रोपण से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। ढाल वाली जगहों पर समुच जुताई से मृदा के अपर्दन से रोका जा सकता है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करने पर आधारित है। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। आगे है समोच्च कृषि। समोच्च कृषि, कंटूर एग्रीकल्चर, यह कृषि की एक विधि है जिसमें किसान ढलान के क्षेत्र में पंक्ति तथा बांध बनाकर खेती करता है। समोच्च कृषि